जी मेरा नाम डॉक्टर शाहिद हसन जी है। Listening to your conversation about the philosophical angle of research, what I've concluded is that there are three major possibilities with what researchers do with reference to philosophy. One is trying to explore the boundaries of knowledge. Second is trying to extend the boundaries of knowledge. And third is trying to break through the knowledge बिल्कुल boundaries. बिल्कुल एग्जैक्टली Now, considering that physical sciences, the boundaries of knowledge of physical sciences are more concrete compared to that of social sciences. बिल्कुल सही Do you think, in your opinion, the factor of innovation lies more in the realm of social sciences research rather than physical sciences research? मैं मिस कर गया द पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट ये मुझे समझ आ गया Since the realm of social sciences is more malleable, हाँ ठीक है is it possible that the level of innovation Innovation, social sciences ठीक है। is more compared to physical sciences? ठीक है। I'll repeat that. ठीक है इन्हें बहुत इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि भाई इन्होंने ये बताया कि भाई चूंकि सोशल साइंसेस के जो पैरामीटर्स हैं वो ब्लर हैं, वो उतने क्रिस्टल क्लियर नहीं है, इसलिए इनोवेशन की पॉसिबिलिटी जो है वो सोशल साइंसेस में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हार्ड साइंसेस। ये बिल्कुल ठीक बात है कि फ़िज़िक्स के जो पैरामीटर्स हैं वो बड़े क्लियर और डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन जो पिछले यूँ समझ लें कि पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो काम हुआ है हार्ड साइंसेस के अंदर, हमारे यहाँ लोग ये समझते थे कि सोशल साइंसेस रेप्लिकेट करती है हार्ड साइंसेस के मेथडोलॉजी को इन सोशल फिनोमेना। पाकिस्तान में जो सोशल साइंसेस के जो कोर्सेज हैं या प्रोग्राम्स हैं और इवन जो फैकल्टी भी है वो उससे एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि आप रेप्लिकेट करने की कोशिश करें सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में उस किस्म की रिगर, उस किस्म की कोहेरेंस, उस किस्म की क्लैरिटी जैसी कि हार्ड साइंसेस के अंदर है। तो जनरली लोग ये समझते हैं कि दुनिया में ये ग्लोबल फिनोमेना है, हालांकि ऐसा नहीं है, अदर वे राउंड है। पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हार्ड साइंसेस से ये कहा गया कि वो रेप्लिकेट करें सोशल साइंसेस की मेथडोलॉजी और इनोवेटिव कैपेसिटी को हार्ड साइंसेस के अंदर। यानी कि आप यकीन करें कि एक कोर्स हमने मल्टीकल्चरलिज्म का पढ़ाया यहाँ पाकिस्तान में, तो हमारे साथ एक प्रोफेसर थी और वो कोस्टारिकन प्रोफेसर थी और वो आधा कोर्स वो पढ़ाती थी, आधा कोर्स मैं पढ़ा रहा था। तो मल्टीकल्चरलिज्म को वो एक्सप्लेन कर रही थी क्वांटम फिजिक्स के मॉडल्स के साथ। मल्टीकल्चरल सोसाइटी और मल्टीकल्चरल रिलेशनशिप्स को वो एक्सप्लेन कर रही थी क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। यानी कि तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब लोग जो ये समझते थे कि क्वांटम मैकेनिक्स के जो पैरामीटर्स हैं वो फिज़िक्स के अंदर ही वर्क करेंगे, सोशल साइंसेस में कैसे करेंगे। तो ये यानी कि हमारे एक बड़े पाकिस्तान में बड़े यानी कि वो हैं यानी कि वेबेरियन और बड़ा थिंकर है बासित कौशल साहब, तो हमारी यूनिवर्सिटी में वो आए थे सोशल साइंसेस की कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने इसके ऊपर पेपर पढ़ा था कि पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि हार्ड साइंसेस को रेप्लिकेट करें आप सोशल साइंसेस के अंदर, लेकिन यूरोप के अंदर उल्टा हो रहा है। हार्ड साइंसेस रेप्लिकेट कर रही हैं सोशल साइंसेस के मॉडल्स को। तो इनोवेशन की जो पॉसिबिलिटी जिस तरह सोशल साइंसेस के अंदर है, ये बिल्कुल सही बात है कि आपकी है, लेकिन जिस तरह से हार्ड साइंसेस ने अपने आप को रीमॉडल किया है यूरोप में, वो ब्लर होती चली जा रही हैं वो डिस्टिंक्शंस। जैसी कि मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे बायो कॉस्मोलॉजी लोग कंसीव भी नहीं कर सकते थे एक ज़माने में। इसी तरीके से इंट्यूशन को साइंटिसाइज कर रहे हैं वो लोग। बहुत सारे एरियाज़ के अंदर वो चैलेंज करते चले जा रहे हैं। दरअसल हार्ड साइंसेस के अंदर जब ये इशू रेज़ हुआ कि क्या हमारे पास कोई ऐसी
ग्रैंड यूनिफिकेशन थियरी है जो मैक्रोलॉजिकल सर्टेनिटी और माइक्रोलॉजिकल अनसर्टेनिटी को एक ही स्विंग के अंदर रिजॉल्व कर ले। तो जब उनको ये पता चल गया कि नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप माइक्रोलॉजिकल प्लेन के ऊपर अनसर्टेनिटी को साइंटिफिक मान रहे हैं और मैक्रोलॉजिकल लेवल के ऊपर सर्टेनिटी को साइंटिफिक मान रहे हैं, तो व्हाट एक्चुअली साइंस इज। तो जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि साइंस और नॉन साइंस की जो डिबेट है, उसको बड़ी ओपन हार्ट के साथ उन्होंने एक्नॉलेज किया है बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के जो रिसर्चर्स हैं। जैसे एक जो रिसर्च हो रही है उसके अंदर उन्होंने फिज़िक्स, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिज़िक्स, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री को एक साथ मिलाकर हार्वर्ड ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, यानी कि उसमें 4 मुख्तलिफ एरियाज़ में रिसर्च होगी, लेकिन फिर उसको वो ट्रैक डाउन कर पूरा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। मिसाल के तौर पे वो बहुत पॉपुलर भी हुआ, आप लोग जाके देख सकते हो। ऐसे ही मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ फ़िज़िक्स के अंदर जो रिसर्च हो रही थी, अनबर्न कार्बन के ऊपर जो रिसर्च हो रही थी, स्मोक के ऊपर या इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रफी पे जो काम हो रहा था मुख्तलिफ फील्ड के अंदर, एक प्रोफेसर ने उसको हिस्ट्री के अंदर भी ट्रैक डाउन किया और सोशियोलॉजी में भी ट्रैक डाउन किया और फ़िलासफ़ी में भी ट्रैक डाउन किया। और फिर उसको पता चला कि एक ख़ास किस्म के दौर में ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया के ऊपर एक स्मोक छा गया, जिसको साइंटिफिकली भी नोट किया गया और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और ये स्मोक 30 इयर्स तक रहा, जिसके नतीजे में दुनिया में फसलें तबाह हो गई, फमीन्स आए, ये आए, वो आए, फला। और उसके बाद फिर ये 569 में जाकर 569 AD में जाकर ये स्मोक ख़त्म होना शुरू हुआ। तो वो रिसर्च आ गई, बड़ी पॉपुलर हुई, बहुत सारे लोगों ने उसे पढ़ा, देखा। ये जो क्लेम है कि फिज़िक्स भी उसको जस्टिफाई कर रही है, आर्कियोलॉजी भी उसको जस्टिफाई कर रही है, हिस्ट्री भी उसको जस्टिफाई कर रही है, सोशियोलॉजिकल या एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ भी, लेकिन ये एक कैसे हुई, इसके लिए आपने ट्रांसेंड कर दिया फिज़िक्स के पैरामीटर्स को भी और सोशियोलॉजी के पैरामीटर्स को भी, और उन सबको मिलाकर हमारे जावेद चौधरी साहब ने फिर उसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा, एक बहुत अच्छा आर्टिकल उन्होंने लिखा। तो जब मैंने पढ़ा तो फिर मैंने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ उसको शेयर किया। तो उन्होंने बताया कि वो जो प्रोफेसर ऑफ वो था फिज़िक्स, उसको शायद ये नहीं पता था कि दुनिया 569 के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो स्मोक ख़त्म हो गया। तो उन्होंने एक नया उसमें एंगल ऐड किया। जाहिर है कि वो एक सोचने वाला आदमी, जब आप पैरामीटर्स को अनलीश करते हो तो कोई भी उसमें छलांग मार सकता है ना। तो जावेद चौधरी फिजिक्स तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि उसको ये पता अगर होता कि अचानक ये स्मोक कैसे ख़त्म हो गया, तो हम उसको जवाब दे सकते हैं कि 571 AD में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो वो जो जुल्मत का अंधेरा था, वो अंधेरा छट गया। तो उन्होंने उसको बिल्कुल एक अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर बताया। तो अब जो मुसलमान होंगे वो पढ़ेंगे तो उससे कुछ और, लेकिन क्या साइंटिफिकली आप उसको सब्सटैंशिएट कर सकते हैं? वो कहता है देखो फिज़िक्स के लोगों ने कर दिया, केमिस्ट्री के लोगों ने कर दिया, एंथ्रोपोलॉजी के लोगों ने कर दिया, हिस्ट्री के लोगों ने कर दिया, उसने एक नया एंगल निकाल लिया। तो हमेशा ये याद रखें कि जब आप नॉलेज के पैरामीटर्स को अनलीश करते हैं, तो जो भी ज़हीन आदमी होगा, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो फ़लसफ़ी हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, कोई नए तरीक़े से चीज़ को देखेगा, उसके नतीजे में ग्रोथ हो सकती है। किसी भी तरह लोग देख सकते हैं। अब जैसे जावेद चौधरी ने जिस तरह से देखा, वो फिजिक्स नहीं देख सका, उसके लिए कोई और मीनिंग है उसका। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सेमिनल रिसर्च कहते हैं। जी जी बिल्कुल। ये अगर देखें तो एक ज़माने में न्यूजीलैंड, हाँ,
कि अगर जो आप सेमिनल रिसर्च जो है, जब आप रिकंसाइल करते हैं मुख्तलिफ पैरामीटर्स को, जैसे एक ज़माने में न्यूजीलैंड में अचानक से हुआ ये कि जो बीनीथ द वाटर जो वो सी फॉरेस्ट जिन्हें हम कहते हैं वो जलने शुरू हो गए। तो वो उनके लिए बड़ा खूबसूरत, उनका जो सी फॉरेस्ट हैं उनके बड़े ज़बरदस्त हैं, तो वो बड़े परेशान हो गए और उन्होंने उस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी। लेकिन जितनी भी उन्होंने रिसर्च की वो इतनी तेज़ी से जलते रहे कि वो समझ नहीं आया। तो ये उनको पता चल गया कि एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया है जो अटैक कर रहा है सी प्लांट्स को, और उसका कोई तोड़ नहीं है। और जो लोग मैरीन बायोलॉजी में काम कर रहे थे उनकी एक्सपर्टीज़ थी नहीं, उनके लिए वो इनोवेटिव था। एक दूसरा आदमी था जो सहारा डेजर्ट के अंदर काम कर रहा था, रिसर्च कर रहा था पिछले 15-16 साल से, वो एक अलग काम कर रहा था। और एक तीसरा आदमी जो विंड मूवमेंट है उसके ऊपर काम कर रहा था। ये एक्सीडेंटली एक कॉन्फ्रेंस के अंदर ये तीनों अलग अलग फील्ड के आदमी मिल गए किसी वजह से। और जब ये तीनों अलग अलग लोग एक बार मिल गए किसी वजह से, तो पता ये चला कि उसने ये बताया कि भाई मैं एक ऐसा बैक्टीरिया है जो सी फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि मेरे साथ तुम अपनी रिसर्च शेयर करो, क्योंकि मैं सहारा डेजर्ट में एक स्पेसिफिक किस्म के बैक्टीरिया पे काम कर रहा हूँ। तो जब उसने शेयर किया, उसने कहा तो ये तो बैक्टीरिया वहाँ के डेजर्ट के अंदर पाया जाता है, ये तो हार्ड वाटर में सरवाइव कर ही नहीं सकता। तो ये तुम किस लोगों को धोखा दे रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, उल्लू बना रहे हो, क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि नहीं ये तो है, मैं तो देखा है, ये सारा डाटा मेरे पास। तीसरा जो था वो विंड की मूवमेंट के ऊपर जो काम कर रहा था, उसने कहा कि सहारा डेजर्ट से जो विंड चलती हैं वो अफ्रीका से होती हुई ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक पहुंचती है। और ये जो पिछले अरसे से वहाँ पर फमीन रहा है, ये विंड के साथ सरवाइव करता है। लेकिन जब ये इस एरिया में आता है तो फ्रेश वाटर के साथ रिएक्ट करके ये समंदर में जाता है और अपनी एक प्रोटेक्टिव लेयर में फ्रेश वाटर में सरवाइव करता है और सॉल्ट वाटर में बच जाता है और पेनिट्रेट कर जाता है जाके पौधे के अंदर। बट दिस कोइंसिडेंस has taken 10 years to resolve the real cause of the justification of dying rainforest, sea forest. जब उन्होंने ये ट्रैक डाउन किया उस वक्त तक वो डैमेज हो चुके थे। तो इशू ये है कि इसकी दो वजूहात हैं। एक जो मैंने आपको बताया असेंबली लाइन रिसर्च कि फोकस नैरो रिसर्च जब आप करेंगे तो उसका नतीजा ही निकलेगा कि आप इतने स्पेशलाइज्ड हो गए कि आप ये समझोगे कि ये बैक्टीरिया सॉल्ट वाटर में सर्वाइव ही नहीं करता, बात ख़त्म हो गई, तो आपने बंद कर दिया। लेकिन एक दूसरा आदमी बता रहा है कि भाई विंड के ज़रिए बैक्टीरिया आता है, पानी के ड्रॉप्स के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और फिर नीचे आता है और फिर प्लांट में पेनिट्रेट कर जाता है और खा जाता है उनको। और उसका कोई तोड़ है ही नहीं, उनके पास कोई डिफेंस मैकेनिज्म ही नहीं है उनके पास, क्योंकि इतना एग्रेसिव बैक्टीरिया है ये। तो बताने का मतलब ये है कि जो रिसर्च है पूरी दुनिया में, अब आप कहेंगे पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा और यूरोप में, तो यूरोप ने रिकंसाइल के लिए बहुत ही एग्रेसिव किस्म के सिंथेसाइजिंग मैकेनिज्म्स जनरेट कर लिए हैं और वो उन कंपार्टमेंटलाइज जो रिसर्च हो रही है उसको रिकंसाइल कर रहे हैं और वो इनोवेटिवली वो इससे इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो रिसर्चर होते हैं उनके बाप को भी नहीं पता होता उनकी रिसर्च कब कहाँ कैसे इस्तेमाल हो गई, ना वो क्लेम कर सकते हैं, ना वो और अपनी PhD में जो उन्होंने पैसे लिए होते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर जाहिर है कि वो प्रॉपर्टी होती है उस इदारे की और इदारा उसे इस्तेमाल करता है किसी भी तरीके से।